बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस में आज हमारा टॉपिक है इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग। आज से पहले तक हमने जितने टॉपिक भी किए हैं उसमें हमने जस्ट लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ी है, एलपी मॉडल्स पढ़े हैं। उनमें क्या मसला था कि उनमें सिर्फ हमारे पास आंसर जो था वो इंटीजर भी आ सकता था, वो नॉन इंटीजर भी आ सकता था, वो फ्रैक्शनल फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में, जिस तरह का मर्जी आंसर आ सकता था, उससे हमारे पास फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन आप जो हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है वो है इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें आपके पास क्या होता है कि इसमें रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि आपके पास जो भी वेरिएबल्स के आंसर आना है, ठीक है, जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स के आंसर है वो हर सूरत में क्या आने चाहिए, आपके पास इंटीजर ही होने चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम इसका थोड़ा सा पहले एल्गोरिथम पढ़ लेते हैं, फिर इसको दो तरह से सॉल्व किया जा सकता है, दो तरह से सॉल्व किया जाता है, फिर दोनों मेथड वन बाय वन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपके पास इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है, इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम है, 3 स्टेप्स पे होता है। पहला स्टेप आपके पास है स्टेप नंबर 1 आपके पास है रिजॉल्व द सोल्यूशन, सॉरी ये रिलैक्स नहीं है, ये रिजॉल्व द सोल्यूशन स्पेस ऑफ द आई एल पी बेसिकली इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग, और जस्ट लीनियर प्रोग्रामिंग हो तो एल पी पढ़ते हैं, ठीक है। द रिजॉल्व द सोल्यूशन स्पेस ऑफ द आई एल पी by deleting the integer restriction on all the integer variable and replacing any binary variable y with the continuous range 0 less than equals to y less than equals to 1. The result of the relaxation is the regular LP। कि हमने क्या करना होता है सबसे पहले कि जो भी हमारे पास गिवन LP आई एल पी गिवन है उसमें से जो भी इंटीजर की रिस्ट्रिक्शन है उसको भूल जाना। समझिए कि आपके पास इंटीजर की रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, आपने सिंपली जितना आप सिंप्लेक्स मेथड से करना चाहते हैं, आप ग्राफिकल से करना चाहते हैं, आप जिस तरीके से मर्जी करना चाहते हैं, आपने उसको क्या करना है उस तरीके से सॉल्व करना है। और आपने उसके बाद जब वो पूरा सॉल्व आपने क्या करना है, पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर में ऑटोमेटिकली इंटीजर नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ डेसिमल फॉर्म आ जाएगी, कोई ना कोई फ्रैक्शन फॉर्म आ जाएगी। तो वो क्या है कि आपने उस पूरे मॉडल को आंसर को रिस्ट्रिक्शन जो थी ना इंटीजर वाली उसको ख़त्म करके पूरा एक सोल्यूशन का आंसर, तब उसका पूरा ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड कर लिया। समझे कि पूरा एक सिंप्लेक्स का क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। उस सॉल्व करने के बाद सेकंड स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं, सॉल्व द एलपी एंड आइडेंटिफाई इट्स कंटिन्यूस ऑप्टिमम। कि आपने क्या करना है कि आपने इंटीजर की रिस्ट्रिक्शन ख़त्म की और उसके बाद आपने उस पूरे मॉडल को सॉल्व किया और आपने कंटिन्यूस ऑप्टिमम सोल्यूशन को फाइंड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप 3 आपके पास होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द कंटिन्यूस ऑप्टिमम पॉइंट एट स्पेशल कंस्ट्रेंट दैट आइटरेटिवली मॉडिफाई द एलपी सोल्यूशन स्पेस इन द मैनर। कि आपने क्या करना होता है कि आपने जो आपका ऑप्टिमम सोल्यूशन आया, अब लेट से आपके पास x1 और x2 की वैल्यू आई है, एक है 3/2 और एक है 1/2, ठीक है। एक 1/2 का आंसर है 0.5 और 3/2 का आंसर है 1.5, ठीक हो गया। अब वहाँ से आपने क्या करना है, आपके पास दोनों क्या है, नॉन इंटीजर है, दोनों में से दोनों फ्रैक्शन फॉर्म है, दोनों नॉन इंटीजर है, दोनों में से वो वाला चुन लेंगे जो बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है। अभी डिपेंड करता है मेथड्स के, बड़ी चुनते हैं छोटी चुनते हैं, लेकिन आपने चुननी है और उसको क्या करना है, उसको दिमाग में रखते हुए अब लेट्स से कि आपके पास x लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए आया, ठीक है। सॉरी x1 जो है वो 1.5 है और वो सबसे बड़ी वैल्यू है, तो 1.5 क्या है, 1 और 2 के दरमियान में है, मतलब 1.5 इंटीजर 1 और इंटीजर 2 के दरमियान में है। तो हम एक करके कंस्ट्रेंट, मतलब इसे को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। पहले हिस्से में एक कंस्ट्रेंट ऐड कर देंगे x1 लेस देन इक्वल्स टू 1 और x1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो आपके पास मतलब दो तरह के हम इसको क्या करते हैं, खुद से कंस्ट्रेंट्स को मतलब एक तो लेट्स से क्वेश्चन में दो कंस्ट्रेंट्स की, मतलब तीसरा कंस्ट्रेंट हम खुद से ऐड करते हैं इस चीज़ पे, सेटिस्फाइंग द इंटीजर रिक्वायरमेंट, और वो इस तरीके से ऐड करते हैं कि आपके पास जो इंटीजर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। इस चीज़ को करने के लिए आपके पास बेसिकली दो मेन मेथड्स होते हैं, जिन पहला मेथड है ब्रांच एंड बाउंड, इसको BNB मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड के अंदर हमारे पास दो मेथड होते हैं, इसको ग्राफिकल से भी सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लेक्स से भी कर सकते हैं। सेकेंड होता है कटिंग प्लेन मेथड, या इसको सेकेंड नाम होता है फ्रैक्शनल कट मेथड, ठीक है। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, दोनों सेम तरीके से सॉल्व होते हैं, जस्ट नाम का फ़र्क है। इसको फ्रैक्शनल कट भी बोलते हैं, मोस्टली इस नाम से आता है, और कटिंग प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो कटिंग प्लेन मेथड है इंशाल्लाह। इसमें हमने क्या करना होता है कि जहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शनल कट मेथड फ्रैक्शन फॉर्म आ जाती है और हमें इंटीजर चाहिए होती है, हम उसको तोड़ के खुद से इस तरीके से लिखते हैं कि आपके पास इंटीजर आ जाए, ठीक हो गया। तो अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो फ्रैक्शनल कट मेथड, इसको कटिंग प्लेन मेथड भी कहा जाता है, ठीक है, और फ्रैक्शनल कट मेथड भी कहा जाता है। इसका क्वेश्चन स्टार्ट लेते हैं। इसके क्वेश्चन में हमने क्या सबसे पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो बेसिकली 2012 के पेपर में भी आया हुआ है और मेरे ख्याल से पीछे भी किसी एक दो पेपर में भी आ चुका है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ ही क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 2x1 प्लस 10x2 प्लस x3 सब्जेक्ट टू 5x1
2x2 plus x3 less than equals to 15, 2x1, x2, 7x3 less than equals to 20, x1, 3x2, 2x3 less than equals to 25, x1, x2, x3 greater than equals to 0 and इंटीजर। ठीक हो गया। सबसे पहले क्या करते हैं, हमने इसको अभी ना ये जो इंटीजर वाली रिस्ट्रिक्शन है ना, यही हमें बाज़ कर रही है कि ये क्वेश्चन जो है ये इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग का है, ये जस्ट एलपी प्रॉब्लम का नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है, ये सारे लेस दैन है तो एक स्लेक इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 2x1, 10x2, x3 subject to 5x1, 2x2, x3 plus x4 equals to 15। नेक्स्ट वाले में x5 एज द स्लेक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराते हैं। अगला है x1, 3x2, 2x3 प्लस x6 इक्वल्स टू 25। तो अब हमारे पास वेरिएबल बन गए हैं x1, x2, x3 सो ऑन x6 तक। तो ये हो जाएगा x1, x2, x3, x4, x5, x6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका लेट कर लेते हैं हेयर n कितने हैं, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स 6 हैं, और m जो है नंबर ऑफ़ इक्वेशन जो आपके पास 3 है। ठीक है, हमने नॉन बेसिक वेरिएबल के लिए फॉर पुट n माइनस m इक्वल्स टू 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 3 वेरिएबल इक्वल टू 0, कि हम क्या करते हैं, नॉन बेसिक के लिए कोई से 3 वेरिएबल को इक्वल्स टू 0 रखते हैं। कौन से 3 रखेंगे, जो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर मौजूद होते हैं। क्वेश्चन के अंदर हैं दैट इज़ x1, x2, x3 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो फर्स्ट टेबल है वो क्या बन जाएगा, हैंस टेबल इज गिवन बाय बेसिक z रो z कॉलम, x1, x2, x3, x4, x5, x6 सॉल्यूशन कॉलम एंड रेशियो। अच्छा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x4, x5, x6 0 0 0। अच्छा, इधर क्या आएगा, आपके पास है ना +2 x1 प्लस 10 x2 प्लस x3, तो ये इधर आके माइनस के होते हैं, तो ये हो जाएगा -2 -10 -1। यहाँ हो जाएगा 5 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ हो जाएगा 2 1 7 1 3 2। सोल्यूशन है 15 20 और 25। अब अगर देखा जाए तो मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है, और मैक्सिमाइजेशन के क्वेश्चन में आपके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन तब आता है जब z रो में कोई भी नेगेटिव एलिमेंट मौजूद हो, नेगेटिव कोई भी एलिमेंट नेगेटिव कोएफिशिएंट के साथ मौजूद ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो नेगेटिव एलिमेंट तीनों नेगेटिव हैं, तो हमने क्या करना है, इसमें से एंट्रिंग बनाना है। जो मोस्ट नेगेटिव कोएफिशिएंट होता है उसको एंट्रिंग बनाते हैं, तो यहाँ से ये एंट्रिंग बनेगा, तो ये फॉर्म बन जाएगी। इसके अकॉर्डिंग हमें रेशो फाइंड करनी पड़ेगी। अब रेशो कैसे फाइंड करते हैं, सोल्यूशन को डिवाइड करते हैं पिवट कॉलम पे। 15/2 करूँगी तो 7.5, 20/1 तो 20, और 25/3 करेंगे तो 8 पॉइंट समथिंग। छोटा कौन है, 7.5, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास x4 क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जो पिवट एलिमेंट है वो 2 पिवट एलिमेंट है, और पिवट कॉलम ये है, पिवट रो ये है। नेक्स्ट आइटेशन के लिए इसको 1 बनाऊंगी और इसके ऊपर नीचे 0 बनाएंगे। ठीक है, तो आपके पास फॉर्म बनेगी, साथ मेंशन करेंगे बाय ऑप्टिमैलिटी कंडीशन
x2 is entering variable and by feasibility condition x4 is लीविंग वेरिएबल। नेक्स्ट टेबल बनाते हैं। आपके पास टेबल बनेगा x4 की जगह x2, x5, x6, 0 0 0, x1, x2, x3, x4, x5, x6 और सोल्यूशन कॉलम। यहाँ पे आपके पास वैल्यू बनेगी जब आप ऑप्टिमैलिटी आप गॉस जॉर्डन लगाएंगे तो वो बनेगी 23 0 4 5 0 0 75, 5/2 -1/2 -13/2, 1 0 0, 1/2 13/2, 1/2 1/2 -1/2 -3/2, 0 1 0 0 0 1। सोल्यूशन बनेंगे 15/2, 25/2 और 5/2। 15/2 का मतलब है 7.5, इसका मतलब है 12.5 और इसका मतलब है 2.5। वैसे हमारे पास ये होता है कि हमने यहाँ पे हमारे पास ऑप्टिमैलिटी अटेन हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जेड रो कोएफिशिएंट कोई भी ऐसा नहीं है जो नेगेटिव हो, सारे के सारे क्या हैं आपके पास पॉजिटिव हैं। लेकिन ऑप्टिमैलिटी तो अटेन हो गई है, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन थी ना इंटीजर वाली वो आपके पास अभी पूरी नहीं हुई। उस रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने इसमें फ्रैक्शन कट को अप्लाई करना है। तो लिखें सिंस नन ऑफ जेड रो कोएफिशिएंट is negative, so above table is optimal। ऑप्टिमल तो है, लेकिन क्योंकि रिस्ट्रिक्शन पूरी नहीं हुई तो उसके लिए हमें क्या करना है, फ्रैक्शन कट अप्लाई करना है। अब फ्रैक्शन कट अप्लाई किस पे करना है? अब देखिए हमने नॉन बेसिक रखे थे x1 x2 x3, वो अगर यहाँ पे मौजूद होता है, लेट्स से ये x1 होता है, x2 होता है, x3 होता, तो हम यहाँ पे चूज़ करते हैं कि किस में लगाना है। हम वो चीज़ चूज़ करते हैं कि जो सबसे बड़ा फ्रैक्शनल डेसिमल पार्ट को कंटेन करता हो। लेकिन यहाँ पे नॉन बेसिक में सिर्फ है ये x2, उसका वैल्यू 7.5 है, तो हम क्या करेंगे, x2 को ही सिलेक्ट करेंगे फॉर फ्रैक्शनल कट। तो लिखेंगे सिलेक्ट x2 फॉर फ्रैक्शनल कट। अब फ्रैक्शन कट के सिलेक्ट क्या करना है, x2 को सिलेक्ट किया, पूरी x2 की रो लिख लेते हैं 5/2 x1 प्लस x2 इस तरीके से। फिर हमने क्या करना होता है, अब फ्रैक्शन कट अप्लाई तब कर सकते हैं कि एक तो वो इंटीजर ना हो, एक वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ना हो। ये भी इम्प्रॉपर है, ये भी इम्प्रॉपर है, ठीक है। तो सबसे पहले इनको प्रॉपर में चेंज करते हैं। 5/2 का मतलब है 2 + 1/2। किस तरीके से? कुछ इस तरीके से देखें, 5 के ऊपर 2/2, 2 ज़ा 4 1 2 होल 1/2, फिर 2 + 1/2 एलसीएम ले तो 5/2 बन जाता है। x1 प्लस x2 प्लस 1/2 x3 प्लस 1/2 x4। 15/2 को लिखेंगे 7 + 1/2। अब इसमें हमारे पास क्या बन जाएगा, इसमें से वैल्यू आ जाएगी 2x1 प्लस 1/2 x1 प्लस x2 प्लस 1/2 x3 प्लस 1/2 x4 इक्वल्स टू 7 + 1/2। इनमें से अब उनको चूज़ करना है कि वो इंटीजर भी ना हो और वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी ना हो। लिखना स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से वैल्यू उठानी है। ये फ्रैक्शन फॉर्म है तो इसको सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे क्योंकि इंटीजर है, ये भी नहीं लिखेंगे इंटीजर है। साथ क्या लिखेंगे, -1/2 x1 उधर लेके जा रहे हैं, ठीक है, -1/2 x3 -1/2 x4। ये आपके पास क्या है अब यहाँ, और साथ क्या लिखना है, साथ हमने लिखना है कोई ना कोई एक वेरिएबल खुद से ऐड करना है जिसको हम S1 का नाम देते हैं इक्वल्स टू 0।
फिर ठीक है, अब S1 ऐड हुआ, ये बेसिकली S1 की रो बन गई है हमारे पास। S1 की रो ये है, S1 का कॉलम हम खुद से ऐड करेंगे। हमने अभी फ्रैक्शन कट में कहा था, जब हमने इंटीजर प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम पढ़ा है उसमें हमने खुद कहा है कि जब हमारे पास हम इंटीजर प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक को खुद से एडिशनल रो भी ऐड होती है, एडिशनल कॉलम भी होता है, मतलब हमें वेरिएबल को खुद से इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये वही S1 वेरिएबल है जो हमने खुद से इंट्रोड्यूस कर। अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट जो टेबल बनाएंगे सिंप्लेक्स टेबल, बाकी सारा सेम रहेगा जो पहले बना हुआ है, ठीक है, बाकी सारा ये टेबल रहेगा, बस इसमें एक S1 का कॉलम भी ऐड कर दूँगी, S1 की रो भी ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा बेसिक Z X1 X2 X3 X5 X6 S1 सॉल्यूशन। बाकी पूरी टेबल में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, बाकी पूरा टेबल एज इट इज़ रहेगा। 23 0 4 5 0 0। और S1 का कैसे बनाना है, S1 का Z रो कॉपी, Z में तो S1 है ही नहीं ना, वो तो ज़ीरो रहेगा। यहाँ पे सोल्यूशन भी उसका क्या है 75, वो एज इट इज़। नीचे आपके पास था X2 था, X5 था, X6 था, नीचे हमें सिर्फ एक S1 को ऐड करा देना खुद से। ये कुछ इस तरीके से बनेगा 0 0 0। अच्छा, अब ये सारी चीज़ क्या थी, 5/2 थी, -1/2 थी, और -13/2 थी, यहाँ पे थी 1 0 0, यहाँ पे चल रहा था 1/2 1/2 13/2 1/2। ये सारा पुराना टेबल लिखने अभी मैंने चेंजिंग कुछ नहीं की। 1/2 -1/2 -3/2 0 1 0 0 0 1। अच्छा, यहाँ पे सोल्यूशन चल रहा था 15/2 25/2 और 5/2। ये सारी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी थी। अब हमने S1 के कॉलम भी ऐड किया, S1 का रो भी ऐड किया। अब पहले वाले के अंदर भी S1 नहीं था तो इधर भी ज़ीरो, सेकंड कंस्ट्रेंट में भी S1 नहीं था, इधर भी ज़ीरो, थर्ड में नहीं था तो इधर भी ज़ीरो। अब लेकिन जो कंस्ट्रेंट हमने ऐड किया इसमें S1 है, तो S1 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1। S1 में X1 का कोफिशिएंट क्या है -1/2, ठीक हो गया। यहाँ पे -1/2 हो गया, इधर X2 का कोफिशिएंट नहीं है तो वो ज़ीरो, X3 का कोफिशिएंट भी -1/2, X4 का कोफिशिएंट भी -1/2, X5 का नहीं है, X6 का नहीं है, S1 का है। और सोल्यूशन आपके पास क्या है ये वाली चीज़ उस साइड पे चली जाएगी, ये +1/2 है तो इक्वल टू साइड पे जाके क्या बन जाएगा -1/2। हमेशा यहाँ पे एक सोल्यूशन नेगेटिव लाजमी आना चाहिए। हम क्या करते होते हैं फ्रैक्शनल कट में कि जब हमारे पास इस तरीके से टेबल तैयार होता है फ्रैक्शनल कट अप्लाई करने के बाद हम इसके ऊपर डुअल सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करते हैं। डुअल सिंप्लेक्स मेथड क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि जब हम ये अप्लाई कर रहे होते हैं उस टाइम हमारे जो फिजिबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली तो है लेकिन फिजिबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, तो हमने क्या करना होता है जो नेगेटिव वाली रो होती है उसको लीव करा देते हैं। इसको मैं लीव कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि डुअल में पहले क्या कराते हैं लीव कराते हैं और फिर हम इसकी रेशो फाइंड करेंगे। अच्छा, रेशो भी किस किस की फाइंड करनी होती है, रेशो भी हमने नेगेटिव वालों की फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको डिवाइड करना है Z रो के साथ, ठीक है। तो ये बन जाएगा -1/2, ये तो रेशो आपके पास आ जाएगी। फाइंड करते हैं रेशो फाइंड करते हैं Z रो को डिवाइड करते हैं इसके साथ। जब 23 को -1/2 से डिवाइड करूँगी तो 46 आ जाएगा। यहाँ पे 0 है, 4 को इस पर डिवाइड करूँगी तो -8 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास है -46 आएगा, सॉरी। यहाँ पे 5 को जब इस पर डिवाइड करूँगी तो -10 आ जाएगा। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इनमें से हमने उसको एंटर कराना होता है जो नेगेटिव साइन के साथ सबसे छोटी होती है, क्योंकि रेशियो में तो सेम रूल लगता है। सबसे छोटा कौन है 46 -8 और 10 में से 8 छोटा है माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो हमने सिर्फ क्या करना होता है इसका मॉड लेना होता है बेसिकली। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी एंटर। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये एलिमेंट क्या बन रहा है पिवट एलिमेंट। इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम 1 बनाएंगे और उसके ऊपर नीचे 0 बना देंगे जैसे हम नॉर्मली मेथड में बनाते होते हैं, ठीक हो गया। तो आपके पास फॉर्म बन जाएगी, जो आपके पास टेबल होगा वो बनेगा, टेबल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, बेसिक Z X1 X2 X3 X4 X5 X6 S1 और सोल्यूशन।
1 0 0 0 0 0 0 1 0 minus 7 minus 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 13 1 13 1 माइनस 2 और सोल्यूशन हमारे पास है 7 6 2 1। अब अगर देखा जाए तो ये हमारे पास ऑप्टिमैलिटी भी स्टेबल में है और फिजिबिलिटी भी है, और जो आपके पास जितने भी सोल्यूशंस हैं वो सारे क्या हैं, इंटीजर भी हैं। तो हमने इस पॉइंट पे आके क्या करना है, रोक देना है। ठीक है, अब रोकेंगे तो आंसर कैसे लिखेंगे, लिखने के लिए हमारे पास क्या बनेगा, हैंस द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज z की वैल्यू 71 है, x1 नहीं मौजूद तो 0, x2 की वैल्यू 7, x3 की वैल्यू 1। ठीक है, और x बाकी की वैल्यू हमें चाहिए नहीं क्योंकि हमारे पास बेसिक में थे, क्वेश्चन में यही थी। ये सारी की सारी क्या है, इंटीजर है, विच ऑल और इंटीजर्स एज रिक्वायर्ड। यहाँ तक किसी को कोई मसला हो तो डिस्कस कर लें।